तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज ये CUET PG एमएड एंट्रेंस का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है और इस चौथे प्रैक्टिस सेट में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि स्किनर का है, मैंने आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ा दिया है, उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। कुल 13 क्वेश्चन आज रहेंगे। 13 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आप सब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। परीक्षा के समय जब आपका परीक्षा नज़दीक आ जाएगा, 2-4 दिन बचेगा, तो ये प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप एक बार जल्दी से उस समय रिवाइज कर पाओ। तो चलिए, 2 लाइन के साथ आज का ये सेशन हम शुरुआत करेंगे आपके मोटिवेशन के लिए। और ये मोटिवेशन इसलिए क्योंकि आज आपका डेट शीट आ चुका है, जिसे हम टाइम टेबल भी बोलते हैं। तो डेट शीट आपका आ चुका है, जिसमें जो आपका एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आई थिंक मेरे अनुसार 17 मार्च को है। एक बार देख लीजिएगा टाइम टेबल में, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है तो मैं भूलता भी रहता हूँ। पर मुझे जो लग रहा है 17 मार्च को ही आपका पहले शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही कम दिन आपके पास बच गए हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 ये तो मैं आपको तैयारी करवा दूंगा यहाँ से। बाकी के जितने यूनिट हैं वो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके एकदम, अब तैयारी की स्पीड अपनी बढ़ा दीजिए। अगर आप 2-3 घंटे दिन में पढ़ते थे तो 2-3 घंटे से थोड़ा बढ़ा के उसको 5 से 6 घंटे कर लीजिए, ताकि जितने यूनिट हैं और उस यूनिट के अंदर जितने टॉपिक सब टॉपिक हैं सारे आपके ईजिली कवर हो जाएं। तो चलिए, आपके मोटिवेशन के लिए मेरे तरफ से 2 लाइन है, कमेंट में बताइएगा कैसा था। तुम लक्ष्य जिसे बनाओगे परेशानी उसमें आएगी, तुम लक्ष्य जिसे बनाओगे परेशानी उसमें आएगी, धैर्य को साथी बनाना संघर्ष कहानी बन जाएगी। बहुत ही अच्छा लाइन है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस भी चीज़ को लक्ष्य बनाते हैं परेशानी उसमें ज़रूर आएगी। तो थोड़ा सा परेशानी यदि किसी कार्य को करने में आता है तो अपना लक्ष्य मत बदलिए, तुरंत उस कार्य को मत बदलिए। धैर्य को साथी बनाइए। यदि आपने किसी कार्य को करने का निर्णय सही सोच बूझ कर विचार कर कर लिया है तो उस निर्णय पे थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आप धैर्य रखते हैं तो कुछ संघर्ष आएंगे और वही संघर्ष आपके जीवन की एक दिन कहानी बन जाएंगे। जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो वो कहानी अपना दूसरे को सुनाएंगे। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है। हम लोगों ने BF स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था लर्निंग के अंदर। BF स्किनर का हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमने पढ़ा था, ठीक। तो उसी पे आधारित आज हम MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया था। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और CUET PG का यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का देखेंगे तो उसमें पूछा भी था। पहला ऑप्शन आपके पास है इवान P. पैवलोव, EL थॉर्नडाइक, BF स्किनर, कोहलर। तो आपको पता होगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, रिस्पॉन्स पे यदि किसी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था तो वो किसकी थ्योरी में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? BF स्किनर की थ्योरी में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। BF स्किनर का ही सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलते हैं। तो C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? अन्य जितने भी आप सिद्धांत पढ़ेंगे उसके जितने अन्य नाम हैं वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उससे जुड़ा भी आपको क्वेश्चन बना के दे देगा, तो आपको वहाँ पे सॉल्व करना होगा। ऑप्शन क्या है देखिए,
आरएस टाइप थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। तो बताइए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग को और किन नामों से जाना जाता है? क्या आरएस टाइप थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही, आरएस मतलब रिस्पॉन्स स्टिमुलस टाइप थ्योरी। तो जो स्किनर थे अपने थ्योरी में वे रिस्पॉन्स की ही बात करते हैं। वे क्या बोलते हैं कि आगे हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है, उसके बाद हमें स्टिमुलस प्राप्त होता है, हम रिस्पॉन्स के ही माध्यम से अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रियता की बात कर रहे हैं, तो इंसान सक्रिय कब होता है? जब वो कोई रिस्पॉन्स करता है। तो ये भी आपका सही है। कार्यात्मक, कार्य की बात हो रही है, रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ये भी सही हो जाएगा। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तो ये भी सही हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग को। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये पांचों ऑप्शन आपके सही हैं। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प का चयन करना है। क्या केवल ए बी सी सही है? तो केवल जहाँ पे आ जाए थोड़ा सोच समझ के टिक लगाइएगा। तो क्योंकि केवल हमारे आंसर को क्या करता है, दायरे में कर देता है। तो पहला गलत हो जाएगा, केवल सी डी ई गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा पांचों सही है। केवल ए बी सी डी ये भी गलत हो जाएगा। ए बी सी डी ई पांचों हमारा सही है। तो चौथा नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। पुरस्कार, इंग्लिश में रिवार्ड, रीइंफोर्समेंट तथा दंड, इंग्लिश में पनिशमेंट के माध्यम से अधिगम संभव है, इसकी बात कौन करता है? रिवॉर्ड के माध्यम से, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से या फिर पनिशमेंट के माध्यम से हम किसी लर्नर को लर्निंग करा सकते हैं, इसकी बात किस सिद्धांत में की जाती है? तो आप बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसी में बोला जाता है कि यदि लर्नर हमारा कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, लर्नर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है और उसके प्रत्येक के रिस्पॉन्स पे या कुछ रिस्पॉन्स पे उसे हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। क्या देते हैं? रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो क्या होगा, जो लर्नर है उसी रिस्पॉन्स को बार बार दोहराएगा, उसी क्रिया को बार बार दोहराएगा। और जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो वो क्रिया जो लर्नर है उस क्रिया को वो बेहतरीन तरीके से करने सीख जाता है और उस क्रिया की जानकारी लर्नर को बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे अधिगम किसके माध्यम से हो रहा है? रिस्पॉन्स के माध्यम से हो रहा है। रिस्पॉन्स जब भी लर्नर कर रहा है तो उसको रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। तो रीइंफोर्समेंट के माध्यम से लर्निंग कराने की बात किस सिद्धांत में की गई है? तो रीइंफोर्समेंट देकर हम किसी लर्नर को लर्निंग करा सकते हैं, इसकी बात क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में की गई है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत में की गई है कि हम किसी को भी रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट के माध्यम से लर्निंग करा सकते हैं। यदि किसी लर्नर का कोई बिहेवियर हमें डिक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं? पनिशमेंट के माध्यम से उसका जो बिहेवियर है उसको डिक्रीज कर देते हैं ताकि कोई और बिहेवियर उसके अंदर हम इंक्रीज कर सकें। तो जो लर्निंग है वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों के माध्यम से होता है, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में बोला गया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में दो स्टिमुलस में बॉन्डिंग बना के लर्निंग कराने की बात की गई है। और त्रुटि एवं प्रयास सिद्धांत में क्या बोला गया है कि एस और आर में हम बॉन्डिंग होता है, इसी का परिणाम क्या होता है? लर्निंग होता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जो कंडीशनिंग है उसी का आउटकम्स क्या होता है? लर्निंग होता है। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, ये तीनों गलत हो जाएगा, ये तीनों अलग चीज़ की बात करते हैं। पुरस्कार और पनिशमेंट के माध्यम से यदि लर्निंग कराने की बात की गई है तो वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में की गई है। आगे देखिए, बीएफ स्किनर का जीवन काल क्या था? जितने भी सिद्धांत पढ़िएगा उसके जो प्रतिपादक हैं, उसके जो जन्मदाता हैं उस सिद्धांत के, उसका जीवन काल जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, ये चीज़ सीरियस लीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका 20 मार्च 1904 टू 18 अगस्त 1990, 21 मार्च 1904 टू 19 अगस्त 1990, 15 जून 1898 टू 5 अक्टूबर
1992, 16 जून 1898 टू 6 अक्टूबर 1992। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को और मृत्यु हुआ था 18 अगस्त 1990 को, याद रख लीजिएगा। ठीक। बीएफ स्किनर मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से जुड़े थे? मैंने आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ाया था, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाई थी, तो उसके अंतर्गत ये जो बीएफ स्किनर थे किस संप्रदाय से जुड़े थे, थ्योरी की क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी थे, ये व्यवहारवाद से जुड़े थे। ये तीनों नीचे का गलत हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, बीएफ स्किनर किससे अभिप्रेरित थे, किससे मोटिवेटेड थे, किससे इन्फ्लुएंस्ड थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये पैवलव से भी मोटिवेटेड थे, थॉर्नडाइक से भी मोटिवेटेड थे, विलियम जेम्स से भी थे, चार्ल्स डार्विन से भी प्रभावित थे। ये चारों से बीएफ स्किनर प्रभावित थे और इन चारों के आधार पे ही इन्होंने अपने लर्निंग की थ्योरी भी दी थी। ठीक ना। तो सही विकल्प का चयन करेंगे तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी सी डी। ए केवल ए बी गलत हो जाएगा, केवल सी डी गलत हो जाएगा, केवल ए बी सी भी हमारा गलत हो जाएगा। बीएफ स्किनर किस देश से जुड़े थे? तो मैंने आपको थ्योरी की क्लास पढ़ाते वक्त बताया था कि बीएफ स्किनर का जन्म भी कहाँ हुआ था दोस्तों, अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और उनकी अगर हम मृत्यु की भी बात करें तो मृत्यु भी कहाँ हुआ था? अमेरिका में ही हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में ही हुआ था। मैसाचुसेट्स नामक जगह पे इनकी मृत्यु हुई थी। कोलंबिया नहीं, कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हुई थी। और अमेरिका में इनका जन्म और मृत्यु दोनों अमेरिका में हुआ था। तो ये कहाँ, किस देश से जुड़े थे? अमेरिका देश से जुड़े थे। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए जर्मन गलत हो जाएगा, रशियन गलत हो जाएगा, फ्रांस गलत हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1986 में बीएफ स्किनर को किस चीज का अवार्ड मिला था? पहला ऑप्शन है नेशनल मेडल ऑफ साइंस, दूसरा ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो 1986 में बीएफ स्किनर को नेशनल मेडल ऑफ साइंस का पुरस्कार मिला था। ए नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक ना। 9वां क्वेश्चन क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में बीएफ स्किनर ने किस जीवों पर प्रयोग किया था? इनका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी, इनका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी, इसमें स्किनर ने किन जीवों पर प्रयोग किया था? तो चूहा पे प्रयोग किया था, और मैंने बताया था कि चूहा के बाद कबूतर पे भी प्रयोग किया था। बिल्ली पे नहीं किया था, कुत्ता पे नहीं किया था। लेकिन हम अगर आपसे पूछ दें कि बिल्ली पे कौन प्रयोग किया था, तो बताइए, याद कीजिए, थॉर्नडाइक किए थे। कौन किए थे? थॉर्नडाइक किए थे। और कुत्ता पे कौन प्रयोग किया था? तो कुत्ता पे कौन प्रयोग किए थे? पैवलोव किए थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, तभी आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में चीज़ों को कनेक्ट कर पाइएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो केवल ए गलत, केवल बी गलत, केवल ए बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक ना। तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस चीज को देने से अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिस्पॉन्स। क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स। अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पुनर्बलन देने से अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर हम लर्नर को पुनर्बलन दे देते हैं उसके किसी रिस्पॉन्स पे, तो वो उसी रिस्पॉन्स को बार बार दोहराएगा और अच्छे से करेगा और बेटर तरीके से करेगा। यही चीज़ तो बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में, कि पुनर्बलन के माध्यम से किसी भी लर्नर को हम कुछ भी सिखा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दंड गलत हो जाएगा, उद्दीपक गलत हो जाएगा, अनुदेशन गलत हो जाएगा। अगर किसी दंड अगर हम देते हैं किसी भी लर्नर को, तो अनुक्रिया फिर वो नहीं करेगा, वो क्रिया नहीं करेगा। अगर वो कोई क्रिया करता है और उस पर अगर हम उसको कोई दंड देते हैं तो फिर वो क्रिया नहीं करेगा। अगर हम आपको डांटेंगे कि दीवार पे तुम पान खा के मत थूका करो, तुम बहुत बदतमीज हो, दीवार पे पान खा के मत थूका करो, 2 रपेटा दे देंगे, तो क्या आप दीवार पे पान खा के थूकिएगा? नहीं ना थूकिएगा, क्योंकि हम आपको डांट रहे हैं, दंड दे रहे हैं। तो दंड देने से, डांटने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं घट जाती हैं। लेकिन अगर हम पुनर्बलन दे रहे हैं, हम आपको बोलेंगे वाह बहुत अच्छा झाड़ू लगाते हो, ये लो मेरे तरफ से 10 रुपये, क्या अच्छा झाड़ू लगाया तुमने, मेरे जूते तुमने कितने अच्छे से पॉलिश किए हैं, 5 रुपये तुम एक्स्ट्रा पैसा लो, तो आप और अच्छे से नेक्स्ट टाइम जूते पॉलिश करोगे।
तो पुनर्बलन देने से क्या होता है, अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। देखिए, पुनर्बलन देने से व्यवहार डैश है और दंड देने से व्यवहार डैश है। तो यहाँ पे डैश क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका बढ़ता कामा घटता, ऑप्शन बी है आपका घटता कामा बढ़ता, ऑप्शन सी है बढ़ता बढ़ता, डी है घटता घटता। तो आइए बैठा के देख लेते हैं। पुनर्बलन देने से व्यवहार बढ़ता है। अगर हम किसी कार्य को करने पे किसी को पुनर्बलन दे दें तो क्या होगा? व्यवहार बढ़ेगा, आप वैसा ही कार्य बार बार करना चाहेंगे। यदि आपने बहुत अच्छा गाना गा के सुनाया और हम आपको दे दिए 100 रुपये, तो आप सोचोगे क्या इनाम मिला था, तो अगले बार और अच्छा गाना सुनाओगे ताकि और ज़्यादा इनाम मिले। तो पुनर्बलन देने से क्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, उसी क्रिया को आप बार बार दोहराते हो। और अगर हम दंड दे दिया, आपने गाना गाया बड़ी बेसुरा आवाज़ में गाया, को एकदम हल्ला कर दिया, तो मैं बोलूँगा ये करपेटा दूंगा, क्या गाते हो तुम, मत गाया करो। तो क्या होगा? आप अगले बार नहीं गाओगे। तो पुनर्बलन देने से व्यवहार बढ़ता है और दंड देने से व्यवहार क्या होगा? घटता है। यहाँ पे ये चीज़ सही होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश में यदि यहाँ पे हम देख लें तो इंग्लिश में ये आपको याद रखना है कि अगर हम किसी को रीइंफोर्समेंट देते हैं, अगर हम किसी को रीइंफोर्समेंट देते हैं तो जो बिहेवियर है वो क्या होगा? इनक्रिएज होगा। बिहेवियर क्या होगा? इनक्रिएज होगा, बिहेवियर इनक्रिएज होगा। और अगर हम किसी को पनिशमेंट देते हैं, अगर हम किसी को पनिशमेंट देते हैं तो जो बिहेवियर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी घट जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? भोजन तो सही है भैया, सकारात्मक पुनर्बलन है। पानी सकारात्मक पुनर्बलन है। नौकरी सकारात्मक पुनर्बलन है। प्रशंसा सकारात्मक पुनर्बलन है। भोजन पानी आपके प्राथमिक पुनर्बलन में भी आ जाते हैं, कि बेसिक नीड्स जो हैं वो प्राथमिक पुनर्बलन में भी आ जाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 1 2 3 4 पहला ऑप्शन सही, केवल वाला गलत हो जाएगा आपका। ठीक, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण है। तो देखिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि इसमें हम स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। जो लर्नर है उसके पास जो भी नेगेटिव स्टिमुलस वहाँ पे है उसको हम रिमूव कर देते हैं, यही कहलाता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो चॉकलेट क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है, हम किसी को चॉकलेट दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तारीफ भी कर रहे हैं तो क्या होगा? अच्छी बात है। पीठ थपथपा रहे हैं वो भी अच्छी बात है। दंड देना आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। ठीक ना? तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका कंप्लीट हो गया। बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। ये चीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए हैं। और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के समय ये PDF आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और जो आपकी तैयारी है, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि उसको तेज़ी से करना शुरू कर दीजिए। जो बाकी यूनिट हैं आपके 1 2 5 6 7 8 9 10 इतने यूनिट आपको अपने से तैयारी करना है, तो इसको तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको तीसरा और चौथा यूनिट ही बस यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ।